जो क्वेश्चन है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आज जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूं वो एग्जैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, जब सीबीएसई में आया था ना भैया, बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसको बच्चे पढ़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई को इतना ज्यादा पसंद है कि भैया इससे क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं गौरव सुथार अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग आंसर हो, या फिर स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन हो। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज के इसी लेक्चर से जो बच्चा इस लेक्चर को बढ़िया तरीके से अटेंड करेगा ना, वो ये देखेगा कि बोर्ड एग्जाम में एज इट क्वेश्चन पूछे गए हैं इस लेक्चर से। क्योंकि आज मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं टेस्ट करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाऊंगा। और आज के लेक्चर के बाद आपको रिप्रोडक्शन से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले बच्चा हम एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये 101% पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन, यानी कि बडिंग के थ्रू किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको सिखाया जाता है और वो है ईस्ट। और ये ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी हम बडिंग की बात करते हैं तो एक बात याद रखना कि भैया उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल हो जाता है वो ईस्ट है। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। देन मैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। देखो, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, आप हमेशा इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि इस डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। अब जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वही आ जाएगा, लेकिन हाँ, इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको पढ़ के जाएंगे। चलो बात करते हैं, पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भैया इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सेम क्वेश्चन को तीन अलग अलग फॉर्म में और अलग अलग ईयर में पूछा जाता है, और सबका आंसर भैया सेम है। और ये आंसर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। देख, अगर पूछा क्या गया पहले समझना कि एंथर जो होते हैं ना, एंथर भैया किसमें हो, एंथर जो है वो क्या कंटेंट्स करते हैं, या मैं कह सकता हूं कि पोलन सैक कहां पर प्रेजेंट होते हैं, या मैं कहूंगा कि मेल गैमिट्स क्या होते हैं, या एंथर के अंदर भैया क्या प्रेजेंट होता है। ऐसे करके अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबका आंसर एक है। उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट इज एंथर। तो आपने ना फ्लावर पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा मेनली दो पार्ट आप पढ़ते हैं, एक फीमेल पार्ट, एक मेल पार्ट। अरे यही तो पढ़ने आते हैं ना आप रिप्रोडक्शन में। तो जब मैं मेल पार्ट की बात करता हूं तो मेल पार्ट को किस नाम से जानते हैं? स्टैमेन नाम से जानते हैं। ये आपका क्या हो गया? मेल पार्ट हो गया। और मेल पार्ट को ना दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। सभी बच्चों को पता होगा कि पहला पार्ट आपका एंथर है और दूसरा पार्ट आपका फिलामेंट है। अब ये जो एंथर है ना, इसकी बात करो। ये जो एंथर होता है, इस एंथर की स्ट्रक्चर आपको ना इस तरह से कुछ करके बनाई जाती है, और इसी एंथर के अंदर आपके मेल गैमिट प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं मेल गैमिट को मैं पोलन ग्रेन्स बोलता हूं। इज इट क्लियर क्या? तो यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है? पोलन ग्रेन। और इन पोलन ग्रेन को अभी मैंने क्या बताया है कि इसे मैं मेल गैमेट के नाम से जानता हूं भैया, मेल गैमिट के नाम से जानता हूं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इन एंथर में। इन एंथर में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एंथर है क्या? ये आपका मेल पार्ट है, यानी ये मेल पार्ट अगर है तो ये मेल गैमिट होते हैं, और गैमिट हमेशा हेप्लॉइड यानी एम फॉर्म में, एन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा, अगर इससे रिलेटेड आएगा तो मैंने हर एक वो बात आपको सिखा दी जो इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है ना? अब देखो, अगर मैं फीमेल पार्ट की बात करता हूं तो सभी बच्चों को पता होगा कि पिस्टिल बोलते हैं, और पिस्टिल बेसिकली तीन पार्टों से मिलकर बनी होती है। पहले पार्ट को मैं क्या बोलता हूं? स्टिग्मा। दूसरे को क्या बोलता हूं? स्टाइल। और तीसरे को क्या बोलता हूं मैं? ओवरी। अब इनसे रिलेटेड ना क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आगे मैं इनकी चर्चा करूंगा, तो इसलिए अभी डिटेल में इनको नहीं बता रहा हूं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम को बहुत पसंद है, फेवरेट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम का। हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक आप
आपका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जरूरी नहीं है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, हो सकता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है वेरी शॉर्ट हो सकता है शॉर्ट हो, या फिर लॉन्ग भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है और इसको ना बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना, और आगे मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को और डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो और वहां से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलो अभी आगे आ जाएगा। अभी समझ के क्या पूछा गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूछा गया है आपसे, वो भी किसमें पूछा गया भैया, लीव्स में। तो ऐसी कौन सी लीव्स है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती हैं, कुछ इस टाइप की लीव्स का आपने डायग्राम में पढ़ा होगा। अरे बोलो ना, आपने पढ़ा है क्या कि लीव्स के ऊपर लीव्स आ जाती हैं और यहां पर रूट्स वगैरह भी आ जाती हैं, कई बार आपने पढ़ा है क्या। हाँ, ब्रायोफिल्म्स में पढ़ा था। अभी मैं डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा, अभी आएगा डायग्राम, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका ना फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रायोफिल्म्स में होती हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो लीफ से रिलेटेड क्वेश्चन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना प्लीज, ठीक है ना। चलो आ जाओ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है भैया, मैं आपको बताया ना कि एक क्वेश्चन मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बता दिया, एक क्वेश्चन में आपको ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बता रहा हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप्स के होते हैं आपको पता है, और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रिप्रोडक्शन है तो वो है आपका रीजनरेशन वाला। यानी रीजनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं और डायग्राम के थ्रू भी इनसे क्वेश्चन बन के आते हैं। अभी मैं डायग्रामनल क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा ना, तो वहां पर मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा कि भाई यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरा एक टारगेट है, एक लक्ष्य है कि जब बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जब यहां पे वो विश्वास करके आ रहा है और अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको लगे कि यार हाँ आशीष सर ने पढ़ाया था और बढ़िया पढ़ाया था, और जो पढ़ाया था ना वो क्वेश्चन भाई फंस गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आप प्लीज एक छोटी सी कमेंट करेंगे, चैनल को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो ऐसा होता है ना कि यार चैनल को क्या लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो इससे ना थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जानते हैं, आप होशियार हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रीजनरेशन से रिलेटेड पूछा गया है। रीजनरेशन किसमें होता है, देखो रीजनरेशन का सबसे अच्छा और बेसिक सा एग्जांपल है, आपको पता होगा हाइड्रा और प्लेनेरिया। सभी बच्चों को पता होगा कि रीजनरेशन जिसमें पढ़ा होगा, हाइड्रा और प्लेनेरिया एग्जांपल रटा दिए जाते हैं। ये कैसे रीजनरेट करते हैं, अभी आगे स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। ये क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है कि भैया जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं ना, उसके एग्जाम्पल बता दो। देखो जब भी यूनिसेक्सुअल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो बार बार रिपीट होता है वो है आपका पपाया। ऐसे प्लांट, ध्यान से समझना भैया, यूनिसेक्सुअल प्लांट किसे कहते हैं थोड़ा सा बता दीजिए ना। तो ऐसे प्लांट जो या तो मेल कैरेक्टर को रखे या फिर फीमेल कैरेक्टर को रखे, इन प्लांट को हम ना बाइसेक्सुअल प्लांट नहीं यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं बच्चा, क्योंकि या तो ये मेल होंगे या फिर ये फीमेल होंगे, दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल में है तो बहुत सारे, लेकिन आपको केवल एक एग्जांपल याद रखना है, वो है आपका पपाया। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे और बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2019, 20, 22 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क के छोड़ता हूं। अब क्यों होमवर्क छोड़ रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा, आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, आपसे पूछा गया है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो फीमेल से रिलेटेड नहीं है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो आंसर मैं कमेंट में बता दूंगा, तो किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ना, मैं सबका आंसर बता दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो, लेकिन फर्स्ट आप कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है। और इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। अब हम बात करने वाले हैं ना स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन। जो स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा वो स्ट्रक्चर आ जाएंगे, इसीलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना। रिप्रोडक्शन से हमेशा स्ट्रक्चरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बारी अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे होंगे तो सभी बच्चों को पता होगा कि यार कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं और हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग तो बेमतलब बस 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 भाई पढ़ो 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 मचाए हैं। अरे भाई दो चार क्वेश्चन आपके जो स्ट्रक्चरल से आते हैं वो फिक्स आते हैं, यानी फिक्स स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उन स्ट्रक्चर को बढ़िया तरीके से पढ़ लें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे होगी क्या, नहीं होगी। तो चलो आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आज जो
स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूं वो एग्जैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और इस तरह से आपको कोई नहीं बताने वाला। यानी मैं आपको फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम का, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। देखो पहला स्ट्रक्चर आपके सामने है, बच्चों को देखकर इस स्ट्रक्चर के बारे में बढ़िया तरीके से पता चल गया होगा कि सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को ना मैं फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहता हूं। यानी ये कौन सा पार्ट होता है ना, ये तो पहले क्लियर कर लो कि पार्ट कौन सा, फीमेल है कि मेल है। आप सभी बच्चों को पता है, इसे मैं फीमेल पार्ट बोलता हूं, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये फीमेल पार्ट हो जाता है। अब देखो इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, अलग अलग नाम से पूछे जाते हैं। तो आपको ना फर्स्ट काम ये करना है, जो वार्निंग पॉइंट आपका है वो ये है कि आपको बढ़िया तरीके से देखना है कि भैया ये इंडिकेट किसको कर रहा है। जैसे ए नंबर ना आपके इस पार्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा है, इस पार्ट को मैं स्टिग्मा बोलता हूं, सभी बच्चों को पता होगा। और इस पार्ट को मैं स्टाइल बोलता हूं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो पाइप वाला है, इसको मैं स्टाइल बोलता हूं। यानी इनको मैं 3 पार्टों में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, और तीसरा ये जो घड़ा वाला पार्ट है ना, ये घड़ा वाला पार्ट जो तीसरा दिख रहा है, ये मेरा तीसरा पार्ट हो गया। यानी 3 पार्टों से मिलकर फीमेल का पार्ट बना होता है। इसको मैं स्टिग्मा बोलता हूं, इसको मैं स्टिग्मा बोलता हूं, और इसको मैं स्टाइल बोलता हूं, और इसको मैं ओवरी बोल देता हूं। अब अगर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने ये नहीं पूछा कि ये स्टिग्मा है कि क्या है। इसने जो इंडिकेशन किया है, ये जो ऊपर रखा हुआ है, इसके लिए किया है। और बेटा आप बताइए कि स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा मेल गैमिट को रिसीव करता है। यानी यहां पर जो ए नंबर है ना, ये आपका मेल गैमिट है। अरे बोलो ना बच्चा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मेल गैमिट है। अरे बोल ना बच्चा, ये आपका मेल गैमेट है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो ध्यान से देख लें, तो ये आपका ना मेल गैमेट हो गया, ठीक है ना। अब अगर मैं बी की बात करता हूं तो ये आपका ना स्टाइल ही है। देखो ध्यान से देखो, तो यही वाले पार्ट का पूछ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका स्टाइल हो जाएगा। और अगर मैं इस घड़े वाले पार्ट की बात करता हूं तो इस घड़े वाले पार्ट को मैं ओवरी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ओवरी बोलता हूं। और इसके अंदर का अगर पूछता तो इसे मैं ओव्यूल बोलता हूं। ध्यान से समझना, मैंने सब कुछ बता दिया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो बच्चा गलत करके आएगा ना, महानालायक बच्चा है। क्योंकि अगर आप ना सीख नहीं रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई यही क्वेश्चन आएगा, इतना सीख के चला जा। अगर ये डायग्राम आएगा तो गलत नहीं हो सकता आपका, तो आपको बढ़िया तरीके से लेक्चर को अटेंड करना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपके सीड से रिलेटेड। अब देखो ना, ये डायग्राम आपने पढ़ा होगा, ये सीड से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो कवरिंग होती है ना, इस कवरिंग को मैं क्या बोलता हूं? कोटाइलिडन बोलता हूं। इस कवरिंग में ऊपर जो हेड वाला पार्ट होता है उसको मैं प्लेम्यूल बोलता हूं, और नीचे वाले पार्ट को मैं रेडिकल बोलता हूं। अब ये जो प्लेम्यूल वाला पार्ट होता है, ध्यान देना, ये जो बच्चा आपका क्या होता है, प्लेम्यूल वाला पार्ट होता है, ये आपका स्टेम फॉर्मेशन करता है, ये आपका स्टेम फॉर्मेशन करता है। और ये जो रेडिकल होता है ना, ये आपका रूट फॉर्मेशन करता है। यानी नीचे रूट्स कौन बनाता है भैया? नीचे रूट्स कौन बनाएगा? आपका रेडिकल वाला पार्ट बनाएगा। और स्टेमेन क्या करेगा? स्टेमेन आगे, सॉरी स्टेमेन कह रहा हूं, स्टेम क्या करेगा? स्टेम आगे जाएगा और ये लीव्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह बनाएगा। तो कोटाइलिडन का काम क्या होता है भैया? ये फूड प्रोवाइड करेगा। ये फूड प्रोवाइड करता है कि प्लांट जो आपका है, जो आपका प्लांट है वो भैया ना ग्रो हो पाए। अरे क्या हो पाए? ग्रो हो पाए, उसकी ग्रोथ हो पाए। तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि भैया ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। और कई बार ना इससे फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि ए बी सी का फंक्शन भी बता दो। जैसे कि यहां पर पूछा गया फंक्शन, मैंने दोनों क्वेश्चन को अटैच कर दिया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, जितना मैंने बता दिया वो फिक्स बता दिया, ठीक है ना। देन मैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ बढ़ना चाहूंगा। ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस डायग्राम को बनाना खुद से आपको आना चाहिए। सर नहीं आता तो 1 मिनट के अंदर सीख, 1 मिनट के अंदर सीख कैसे डायग्राम बनाएंगे। मैं रफली बना के बता रहा हूं, ठीक है ना। चल अब देखना, ध्यान से समझना कैसे डायग्राम को बनाना है। पहले आपको एक टोपी बनाना है, टोपी बनाते हुए इस तरह बनाना है और ऐसे बना देना है। इस टोपी को इस तरफ भी बनाना है थोड़ा सा, और इस तरफ ऐसे बना देना है, और इस तरह करके थोड़ी सी ऐसे डिजाइन बनाते हुए भैया, अरे डिजाइन बनाना सीखना बच्चा। अब इससे ज्यादा क्या सिखा सकता हूं बता? इससे ज्यादा क्या सिखा सकता हूं? अब इससे ज्यादा कुछ नहीं सिखाता बच्चा। अब तेरी जिम्मेदारी है तू कितना सीखता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये चीज हो गई। और इसके बाद ना अपने को ऐसे 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 करके ये कर दिया।
अपने ने ऐसे 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 करके ये कर दिया, इधर हमने क्या किया, इधर हमने ऐसे ऐसे किया और इधर हमने भी ऐसे ऐसे कर दिया। थोड़ा सा इसको डिजाइन वाला बनाना, तुम लोग डिजाइन वाला बनाना, मेरे पास समय नहीं था इतना ज्यादा बनाने का, तो मैंने इसको रफली डायग्राम बनाया है और 1 मिनट के अंदर मैंने पूरा डायग्राम आपको बना के बता दिया, ठीक है ना। ये डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, लेबलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। डायग्राम स्वच्छ और साफ रहना चाहिए, जैसे कि ये है। आपको इतना डायग्राम अगर बनाना आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको लेबलिंग आनी चाहिए, जैसे कि इसमें मैंने लेबलिंग दिखा रखी कि 1 को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, 3 को बोलेंगे, 4 5 6 7 8 ऐसे करके। नीचे मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, नीचे मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। इन लेबल्स को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना। ये डायग्राम आपको बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि इस डायग्राम से रिलेटेड कई बार ऐसा आता है ना कि शॉर्ट आंसर में आ जाता है कि डायग्राम को आपको बनाना है और एक्सप्लेन करना है, ये कौन कहां पे होता है और उसका किसका क्या काम है भैया ना। तो ये सब चीजें आती रहती है, वैसे बहुत ही कम पूछी जाती हैं, इसलिए इसको बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि और भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। जितना मैंने आपको बताया है एटलीस्ट उतना आपको पता होना चाहिए। ज्यादा समय बचता तो और पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग थ्योरी प्रॉब्लम की, यानी अब मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताने वाला हूं और ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं ना जो बोर्ड एग्जाम में भैया आएगा ही आएगा, 101% आएगा। देख के पता चल जाएगा तुम्हें कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं रीजनरेशन से रिलेटेड। मैं आपको ना थोड़ा फ्लैशबैक दूंगा, यानी मैं जो चीजें पढ़ा चुका हूं थोड़ा रिवाइज करवाऊंगा ताकि आप कनेक्ट होते चले और आपको ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वैल्यू भी पता चले। देखो, अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन वगैरह और बहुत सारे पार्ट उसके होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भैया कौन सा पूछा जाता है, तो पूछा जाता है रीजनरेशन। मैंने आपको ना एमसीक्यू क्वेश्चन में बताया था कि ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पढ़ के चले जाना, प्लीज पढ़ के चले जाना, ये आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, आएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, रीजनरेशन आपको आना चाहिए कि भैया रीजनरेशन की कैपेबिलिटी क्या है। रीजनरेशन का मतलब ये है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो वो दोनों पार्ट फिर नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं, बन जाते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं प्लेनेरिया की बात करता हूं तो प्लेनेरिया आप देखेंगे, इसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, ऐसे करके 2 पार्टों में डिवाइड किया तो 2 न्यू, यानी कि पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, यानी न्यू प्लेनेरिया बन गए। अरे बोलना बच्चा, न्यू प्लेनेरिया बन गए, इसी को मैं रीजनरेशन कहता हूं। अब देख, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार पूछे जाते हैं, सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से भैया पढ़ ले यार, देख मतलब ये आएगा ना, 101% आएगा। अब देखो डायग्राम दे दिया जाएगा आपसे, प्लेनेरिया हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कौन सा डायग्राम है और ये क्या एक्सप्लेन करता है, तो आप बता देंगे सर ये प्लेनेरिया का डायग्राम है और ये रीजनरेशन को एक्सप्लेन करता है। और ऐसे ही करके आपको हाइड्रा दे दिया जाएगा, ऊपर नहीं दिया जाएगा, ये डायग्राम बता दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ना प्रोसेस बता दो भैया, ये क्या है, कौन सी प्रोसेस है, रीजनरेशन की प्रोसेस है और ये है क्या, ये हाइड्रा है, ये है क्या, ये हाइड्रा है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में इन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये 2 एग्जांपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेनेरिया और हाइड्रा, लेकिन आप स्टारफिश भी याद रखेंगे क्योंकि सीबीएसई ने स्टारफिश से भी क्वेश्चन बना रखे हैं। एज इट जितनी चीजें मैं बता रहा हूं आप पढ़ ले, वो आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगी। लास्ट का समय बच रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ने का समय भी नहीं है। जितनी चीजें एटलीस्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया चीज है कि आपने पढ़ रखा है, आप आ रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा ना, जितना मैं बता रहा हूं ना उतना पढ़ ले। कमेंट कर जल्दी से कमेंट कर दो, क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जब सीबीएसई में आया था ना भैया, बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसको बच्चे पढ़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये इतना इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई को इतना ज्यादा पसंद है कि भैया इससे क्वेश्चन वो पूछता है, चाहे वो जिस फॉर्म में पूछे, लेकिन पूछेगा, 101% पूछेगा। और वो पार्ट है आपका वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन। अब अगर आप देखेंगे ना, जो वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन है, इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और ये अलग अलग फॉर्म में पूछे गए। हालांकि सबका आंसर वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले। पहला एक काम आपको करना है कि जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको ना ये पता चल जाएगा कितनी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से पूछा जा रहा है। केवल और केवल वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ के जाना। सर क्या होता है, मैं आपको रफली बताना चाहूंगा वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। सामने कुछ डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्लांट या किसी
ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट अपने आप को ना वो करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कर देते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन करके और नया फॉर्मेशन कर देते हैं ऑर्गेनिज्म का। जैसे ध्यान से समझना, अगर पोटैटो से स्टार्ट करेंगे भाई, आलू से स्टार्ट करेंगे, सभी बच्चे कनेक्ट करेंगे। आलू में आप देखते होंगे कई बार उनमें ना छोटी छोटी बड लग जाती है। अरे बोलना क्या लग जाती है, कई बार उनमें ना छोटी छोटी बड लग जाती हैं, ये इन्हें हम आई बड बोलते हैं। और इसके कारण ना जब ये बड लग जाती है, अगर इसी आलू को मैं किसमें करूं, सॉइल वगैरह में रख दूं अच्छी तरीके से ढक के, तो मैं देखूंगा कि एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा और उससे मुझे ढेर सारे पोटैटो मिल जाएंगे। यानी इसने क्या किया, एक पोटैटो से कई सारे पोटैटो मिल गए। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही तो एग्जांपल है। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे ना एक प्रोसेस होती है जिसे मैं कहता हूं कि भैया रूट के थ्रू। अब देखो ये जो रूट है ना, इस रूट के थ्रू इसका कोई मैं पार्ट निकालूंगा, रूट लगा दूंगा, नया प्लांट मुझे मिल जाएगा, न्यू प्लांट मिल जाएगा। ये रूट के थ्रू हो रहा है। आप ना जिंजर्स के बारे में जानते होंगे, यानी कि अदरक, जिसका यूज आप बहुत ज्यादा करते हैं चाय वगैरह पीने में। आप देखते हैं ना कि अदरक में छोटे छोटे बड होते हैं। इसी अदरक से क्या बन जाती है, इसी बड से क्या बन जाती है, रूट बन जाती है। और इसी से ना पूरा का पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा, जिससे आपको ना और अदरक के वो मिल जाएंगे, फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं। और ये रहा आपका ब्रायोफिल्म, जिसे मैं कह रहा था कि भैया लीव्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसे मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहता हूं। और इस तरह से कुछ होता है। देखो यहाँ पर रूट्स बन रही है, देखो ना यहाँ पर रूट्स बन रही है और यहाँ बड बन रही है, और इस बड से न्यू प्लांट बनने वाला है, इस बड से न्यू प्लांट बनने वाला है। ये सभी इस बात के एग्जांपल हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता होगा। और ये सभी रिलेटेड है आपसे। आई होप आप समझ रहे होंगे इन चीजों को, और कुछ बढ़िया तरीके से समझो। जो मैं इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ग्राफ्टिंग क्या होती है। आपको क्या करना है, स्टेम लेना है, कुछ इस तरह से कट करना है, ऊपर इससे चाकू बनाना है और स्टेम को इसमें बढ़िया तरीके से बाइंड कर देना है। आप देखेंगे कि ये इसमें अच्छी तरीके से लग जाएगा और यहां से एक नया प्लांट आपको मिल जाएगा, न्यू प्लांट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। यहां से न्यू प्लांट मिल जाएगा। दूसरी प्रोसेस ये होती है कि आप ना इसके पार्ट को ऐसे कट कर दें। कई बार आप ना रोज वगैरह लगाने के लिए ये प्रोसेस को अपनाते हैं, और इसको कट करने के बाद इसको बोलते हैं भैया क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग मेथड के थ्रू जो हम बना ले, ठीक है ना। और दूसरा मैटर होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं ना कि आप देखते हैं ना कि एक जगह से निकला था, फैलता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। सर इतना लंबा प्लांट कैसे होता होगा? ऐसा नहीं होता बच्चा। वो निकला था छोटा सा, लेकिन वो जाएगा दोबारा से ना, उसकी जो स्टेम है उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि रूट बना सकता है, और जैसे रूट बनाएंगे तो ये एक नया प्लांट है। हालांकि ये इससे कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि दिख रहा है, ठीक है ना। ये तो नया प्लांट हो गया ना यार, इसकी रूट तो ये है, इसकी रूट तो ये है, और इस सब की रूट तो ये है, तो दोनों की रूट अलग है तो प्लांट अलग है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्लांट ही है, लेकिन ये इस तरह से आपस में कनेक्टेड होंगे कि लेयर्स के फॉर्म में बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन जो आता है ना, टिश्यू कल्चर से कई बार पूछा जाता है। आपको करना क्या है, आप एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट की वो सेल आप निकालते हैं जो क्या कर सकती है, ये इस बात की कैपेबिलिटी को रखती है जो नया प्लांट बना सके। तो उस सेल को निकालते हैं, आप उनको ना एक मीडियम में कल्चराइज करते हैं, और उसी से हम ना कई सारे प्लांट बना सकते हैं। यानी जब हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में प्लांट बनाना पड़ता है तब हम टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। ये सभी प्रोसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। और अगर मैं रिप्रोडक्शन में कुछ बताऊं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भैया साहब। तो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, समझ के जाना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस फ्लावर के डायग्राम से। इस फ्लावर के डायग्राम से ये आपको बनाना भी आना चाहिए। सर बताइए ना कैसे बनाते हैं, 1 मिनट के अंदर आपने जैसे बताया था, चला से बता देता हूं उसको कैसे बनाते हैं। आपको ऐसे टोपी बनानी है, टोपी बना के आपको ऐसा बना देना है, ऐसा आपको घड़ा बना देना है, ऐसे कुछ करके टोपी बना देनी है, फिर से डायग्राम बना देना है ऐसे। और इसके बाद बढ़िया सा कोई कलर ले लेता हूं। सर हम भी ले लेंगे क्या? नहीं बच्चा, तुम्हारे पास तो 2 ही कलर के पेन होंगे ना। तो ये ऐसे डिजाइन बनाते हुए, ये थोड़ी सी और डिजाइन अच्छी करते हुए, ये और अच्छी डिजाइन बनाते हुए आपको क्या कर देना है, यहां पर बढ़िया प्यारा सा एक घड़ा सा बनाते हुए पार्ट, और यूं करके ऐसे करके इसको ऐड कर देना है। यहां पर लीव्स वगैरह ऐसे बना देना है। ये आपका प्लांट बनके तैयार हो गया है। प्लांट नहीं बेटा, फ्लावर बनके तैयार हो गया है। तो बेसिकली ऐसे छोटे छोटे डायग्राम बनाने आपको आना चाहिए, और कम समय लगे ऐसे आना चाहिए भैया। वहां पर पता चला आप कलर पेंटिंग करते रहे और 3 घंटे आपने इसी में निकाल दिए फ्लावर बनाते हुए, अरे हमने बहुत अच्छा फ्लावर बनाया है भाई, नंबर नहीं मिलेगा ना उससे ना। मेन चीज है आपको नेमिंग आनी चाहिए, आपको नेमिंग आनी चाहिए। तो इस डायग्राम से रिलेटेड कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? कई बार डायग्राम पूछा जाता है, कई बार डायग्राम को कहता है लेबल करने के साथ साथ ना आप उनके फंक्शन लिखे और बढ़िया तरीके से उनके बारे में आप बता दे। और इसमें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीबीएसई का बताऊं क्या पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं प्लांट से रिलेटेड। अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट वाला यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है आपका पॉलिनेशन। बच्चा इसको पढ़ने की, इसको अगर आप ना इग्नोर कर रहे हैं पॉलिनेशन को, पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है बता। पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है
कि इस एंथर में जब मेल गैमिट बन जाते हैं, इन मेल गैमिट का इस स्टिग्मा में ट्रांसफर होने की प्रोसेस को ही पॉलिनेशन बोलते हैं। और पॉलिनेशन जो आपको टॉपिक है ना बच्चा, ये जो आपका पॉलिनेशन टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए कि हमेशा पॉलिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिनेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल में पढ़ के जाना यार। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देख ले, आपको ना पॉलिनेशन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन। ये दो क्वेश्चन ना अगर आपको नहीं आते तो आप फिर बोर्ड एग्जाम का पेपर ना दे। हाँ यार, अब इतना बेसिक सी चीजें नहीं आ रही है यार, जो आनी ही आनी है, और आप पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आएगा यार, ये आएगा और 100% आएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से इस चीज को ले रहे हैं और कैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं कि आपका डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ध्यान से देखो, यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना डबल फर्टिलाइजेशन से, ये आपके फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली इस डबल फर्टिलाइजेशन से ही क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ना थोड़े से कम समय में आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से पहले इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लें कि डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाता है। कई बार डबल फर्टिलाइजेशन, कई बार ट्रिपल फ्यूजन, कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है प्लांट्स में, ये तो ये पूरी प्रोसेस पॉलिनेशन वगैरह सब इसी में आ जाता है, ठीक है ना। देखो, जब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, सर कौन सी प्रोसेस हो जाती है, सर पॉलिनेशन क्या है बताइए ना सर। देखो ध्यान से समझो, पॉलिनेशन का मतलब ये है कि ये आपका मेल पार्ट है, तो यहां पर मेल गैमिट बन जाते हैं और ये मेल गैमिट बाई फैक्टर इस स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस को मैं पॉलिनेशन बोलता हूं। और इस स्टिग्मा में पॉलन ट्यूब बनती है और इस पॉलन ट्यूब के थ्रू ये मेल गैमिट अंदर ओव्यूल में पहुंच जाते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसी रहती है। ऊपर 3 सेल्स होती हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल बोलते हैं। नीचे की 3 सेल में 2 सेल को सिनर्जेटिक सेल यानी अगल बगल वाली सेल को सिनर्जेटिक सेल बोलते हैं और बीच वाली सेल को एग सेल बोलते हैं। बेसिकली जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो किस तरह से होता है कि जब अंदर ये गैमिट आते हैं तो 2 पार्टों में आते हैं, यानी 2 गैमिट एक साथ आते हैं। ये मेल गैमिट है बच्चा, ये मेल गैमिट है और ये 2 गैमिट एक साथ हैं, ये एन हो गया, ये भी एन हो गया। एक मेल गैमिट इस पोलर सेल के साथ फ्यूज करता है और एक मेल गैमिट इस एग सेल के साथ फ्यूज करता है। तो एग सेल क्योंकि फीमेल गैमिट है तो एन फॉर्म में होती है और मेल गैमिट भी एन फॉर्म में आया, तो दोनों का फ्यूजन हो गया तो 2n बन गया। और इस 2n को मैं जाइगोट बोलता हूं। अरे बोलो ना क्या बोलता हूं, जाइगोट बोलता हूं। इसी से पूरा एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर बनने वाला, यानी एम्ब्रियो बनेगी, ठीक है ना। अब हम पोलर सेल की अगर बात करते हैं बच्चा, तो पोलर सेल में ये एन आएगा। पोलर सेल देखो ना, पहले से 2 न्यूक्लियस थे, तो पोलर सेल में पहले से 2 न्यूक्लियस थे, 2n के फॉर्म में था, एन आ गया, 3n बन गया। सभी से मेरा ये क्वेश्चन है कि इस 3n को क्या कहते हैं, इस सेल का नाम बताओ, इस सेल का नाम बताओ। आपका होमवर्क है जो मैं दे रहा हूं, जो बच्चा सीरियसली वीडियो को देख रहा होगा, समझ रहा होगा, वो होमवर्क वाले क्वेश्चन जरूर कमेंट करेगा। और जो करेगा 101% बोर्ड एग्जाम में देख लेना, मेरी कही हुई बात याद आएगी आपको। जो करेगा कमेंट, जो इन होमवर्क का आंसर दे रहा है ना, वो 101% बढ़िया नंबर लाने वाला है, क्योंकि वो बच्चा सीरियसली अपने एग्जाम को देख रहा है और समझ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, क्योंकि 2 अलग अलग सेल्स के साथ फर्टिलाइजेशन करती हैं, यानी एक फर्टिलाइजेशन एक सेल के साथ होता है और एक पोलर सेल के साथ होता है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 3n का निर्माण हो जाता है। इस सेल का नाम आपको बताना, ठीक है ना। तो आज मैंने जो आपको बताया है वो रिप्रोडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 101% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस लेक्चर को किस तरह से अटेंड किया, किस तरह से देखा है और किस तरह से आप सीरियसली इस लेक्चर को ले रहे हैं। धन्यवाद, मिलता हूं आपसे जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ। टाटा, बाय बाय बच्चों।